इस सीरीज़ में हमने फिनमैन टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक और एक्टिव रिकॉल की टेक्निक, इन 3 स्टडी टेक्निक्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा ज़रा सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एमडी कैट बायोलॉजी। एमडी कैट बायोलॉजी शुरू से ही एमडी कैट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रही है। अब एमडी कैट बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी आसान है, ठीक है, लेकिन जब आसान इस हवाले से है कि अगर आपने 80 में से 70 मार्क्स लेने हों, 65 मार्क्स लेने हों, तो वो तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आपने 100% स्कोर करना होना, और मेरे ख्याल में आपको 100% स्कोर करना चाहिए बायोलॉजी में से, क्योंकि आप यहाँ से अगर आप बच गए ना तो आगे आपके लिए आसानी होगी। अगर कोई बंदा यहाँ से ही 10 MCQ उसके गलत हो जाते हैं, और जिस तरह मेरे साथ फर्स्ट टर्न में हुआ था, तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स में वो क्या करेगा। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से मुकम्मल MCQs अपने बचाएँ, तो उसके लिए आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। इस हवाले से ये है कि पेपर इसका आसान ही आता है अक्सर, लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ MCQ मुश्किल आ जाए, लेकिन अक्सर आसान ही आता है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो मेन इसमें करने वाला काम है, वो ये है कि आप अपनी बुक्स को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें सिलेबस में रहते हुए, ठीक है। पूरी बुक्स को नहीं, सिलेबस है जो, वो बुक्स आप अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें। अब मेमोराइजेशन के हवाले से एक मैं आपको बात बता दूं कि मेमोराइजेशन इसकी FSC की तरह नहीं है। अब FSC में होता क्या है कि FSC में MCQs होते हैं जो पास पेपर्स में से आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन MCAT में ये चीज़ नहीं होती। मुझे याद है कि हमें जो मैम पढ़ाती थी वो कहती थी कि बेटा एक एक लाइन याद करो, बुक की लाइन्स देखते हैं वो। तो हमारी ओरिएंटेशन इसी तरह की होती थी कि हम एक एक लाइन को देख रहे होते थे और लाइन्स की तरतीब को देख रहे होते थे कि पहले ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, और फिर लाइन्स में किस तरह की वर्डिंग यूज़ है। तो मैक्सिमम कोशिश होती थी कि बिल्कुल बुक की तरह सेम टू सेम लिखा जाए। लेकिन MCAT एक MCQs बेस्ड टेस्ट है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है और आपने उसमें से सिलेक्ट करना होता है, और आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप मतलब वर्ड्स को देखो कि वर्ड्स किस तरह के, वर्डिंग का आपको मतलब मैटर नहीं करना चाहिए। मैंने इवन ऐसे लोगों को सुना है बातें करते हुए, वो कहते हैं कि ये MCQs फेडरल में से आया है। अच्छा, किस तरह फेडरल में से आया है कि पंजाब की बुक में है तो सही, लेकिन वर्डिंग फेडरल वाली यूज़ हुई है, तो इसका मतलब है कि फेडरल से आया है। अब एक हवाले से फेडरल से ही आया होगा, लेकिन आपकी बुक में भी तो है ना, असल में वो फुल क्रैमिंग असल कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक टॉपिक आपने लिया, उसमें से आपने देखना है कि जो जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पूछे जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाएंगे कि कोई डेफिनेशन है तो उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। अब नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने खुद सारी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन प्रोड्यूस नहीं करनी, आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया होगा, तो आपने बस उस पर टिक करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक को अच्छी तरह से याद करो, लेकिन उसको सही ओरिएंटेशन में याद करो, उसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो याद करो। ग्रामर ना याद करो, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स बीच में याद ना करो। ये ना देखो कि पहले लाइन कौन सी है, बाद में लाइन कौन सी है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ और उनको बार बार रिवाइज़ करो इस तरह से। जहाँ तक कंसेप्ट की बात है तो इतने कंसेप्चुअल होता नहीं है बायोलॉजी का पेपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आपका सफ़ेद रट्टा हो, ठीक है। आपको बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल तक कंसेप्ट्स आने चाहिए, ना इतनी ज़्यादा आपको फ़लसफ़े आने चाहिए, लेकिन यह है कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स होने चाहिए। फिर इस तरह कुछ टॉपिक्स हैं, जिस तरह जेनेटिक्स है, वो मेंडल लॉ, जिस तरह की चीज़ें थी, तो इधर कंसेप्ट्स भी कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिकी MCQs भी आ जाते हैं। तो उधर जिन लोगों के कंसेप्ट्स होते हैं ना बेसिक, वही इन चीज़ों को फिर सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नोट्स और शॉर्ट लिस्टिंग, तो मैं कोई इतने ख़ास नोट्स रिकमेंड नहीं करूँगा इसके लिए। ना कोई ये है कि मैं कहूँगा कि एकेडमी के जो नोट्स होते हैं वो आप देखें, क्योंकि बेसिकली आपकी बुक में से ही पेपर आता है और सादा लाइंस होती हैं, तो इतना मतलब नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बुक अपनी यूज़ करें, की बुक वगैरह यूज़ ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि MCQs की प्रैक्टिस। अब MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप इतना ज़्यादा MCQs के लिए सॉल्व ना करें, ठीक है, जिस तरह हम फिज़िक्स के लिए करते हैं या इंग्लिश के लिए करते हैं। हाँ, ये है कि जैसे मैंने एक्टिव रिकॉल टेक्निक में बताया था, उस तरह अपने आप को असेस करने के लिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप MCQs सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, तो अगर टाइम कम है तो फिर ज़्यादा MCQs आप फिज़िक्स और इंग्लिश, केमिस्ट्री वगैरह का सॉल्व करें, इसके आप MCQs कम सॉल्व करें। और इसलिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपको मेमोराइजेशन में हेल्प मिले। फिर जैसे मैंने बताया, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें कंसेप्ट्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स के आप MCQs ज़रूर करें और उन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से बिल्ड कर लें। जैसे जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, तो इसका कंसेप्ट बनने के बाद अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आप MCQs सॉल्व करें। तो कंक्लूजन यही है
कि बायोलॉजी का पेपर आसान होता है, लेकिन आपने इसमें से फुल मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। मेरे अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी 4 गलत हो गए थे, यानी कि बाकी में कम गलत थे, इसमें ज़्यादा थे जो मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए थे। तो पहली बार तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए। इसमें आपको एक एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो ना, तो आप इसमें ये चीज़ का ख्याल रखें इस चीज़ का कि आप स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। आप स्टेटमेंट्स को उनमें से स्किम नहीं करेंगे, आप दौड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है आराम से, फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर सोच समझ के। ये नहीं कि भाई बायोलॉजी तो आसान है, ये तो आसान ही होंगे। कभी कभी ट्रिक कर देते हैं वो आपको, और कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा सारे ऑप्शंस देखता नहीं है तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप एहतियात से करें, सबसे पहले इसको कर लें और इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। इस तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पास कुछ मार्जिन होगा कि 1 2 3। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा बंदा वीक होता है तो इधर से एवरेज फिर निकल जाती है।